संदीप जी, हम लोग उस दौर के जर्नलिस्ट हैं जब हमने आम आदमी पार्टी को अपने सामने अस्तित्व में आते हुए, उसके पहले अन्ना आंदोलन करते हुए और फिर दो राज्यों में सरकार बनाते हुए भी देखा है। जब आप लोग आंदोलन करते थे उस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जिस तरह की जुबान आप लोगों की होती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार आप लोग इस्तीफा मांगते थे। वही भ्रष्टाचार के आरोप जब आपके नेताओं पर लगते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं, आपके मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर लगते हैं, तो फिर यहां पर चरित्र क्या आम आदमी पार्टी का बदल जाता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? नैतिकता देखिए, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो जेल जाए और जेल जाने के बाद कहे कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, यहीं से सरकार। ये तो एक जिद थी ना। देखिए, मैं बताता हूं, आप एक तथाकथित शराब घोटाला करके एक व्यक्ति पे खुद से ही लांछन लगा देते हो। आप कोर्ट में इतने सारे प्रोसीडिंग्स हुए, कोर्ट ने बार बार ये कहा कि एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कुछ केस नहीं बन रहा है, तो आप अपने राजनीतिक लड़ाई को कोर्ट पे लेके गए। आप मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और कहूं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी से लड़ नहीं पा रहे, ठीक है, तो इसको क्या किया जाए? इनके ऊपर तो इनका मेन स्ट्रेंथ क्या है? ईमानदारी का है। तो ऐसा करते हैं कि इनके ईमानदारी पे चोट करते हैं। इन्होंने फिर प्लान बनाया, प्लान बना के केजरीवाल जी को जेल में डाला। इससे दो पर्पस सॉल्व होते थे, एक तो पार्टी की बदनामी होगी और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी सीन से, चुनाव से बाहर रहेंगे तो इनकी पार्टी को तोड़ लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आपका नैतिक दायित्व क्या बनता है? क्या आप प्रेशर में सरेंडर कर दो, ये जानते हुए भी कि हमने कुछ नहीं किया है, ये जानते हुए भी कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली ये अरेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका नैतिक दायित्व रिजाइन करने में है? नैतिक दायित्व, देश की जिम्मेदारी यही थी कि रिजाइन ना करके ऐसे गलत तरीके से सरकार तोड़ने की प्रक्रिया को रोकना जिम्मेदारी थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लिए, नैतिक जिम्मेदारी के लिए, संविधान के लिए रिजाइन ना करके दूसरे मुख्यमंत्रियों को और दूसरे राजनीतिक दल को एक रास्ता दिखाया है कि खबरदार, अगर भाजपा कभी भी ऐसे आपको अरेस्ट करे फ्रिविलस ग्राउंड पे और फर्जी ग्राउंड पे, तो रिजाइन मत करना, लड़ो उनसे, बाहर आओ, फिर जनता के पास जाओ। देखो, दो तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जी की बेगुनाही साबित होगी। पहला, कोर्ट करेगी, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट ने बेल दे दी है। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया, तो जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर मान लो कोर्ट छोड़ भी देती है, बरी कर देती है, और अगर जनता को लगता है कि यार पता नहीं क्या किया है, तो वो ठीक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं है। अगर मैं एक चीज कहूं, अरविंद केजरीवाल जी को अगर सत्ता का मोह होता तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल का उलाहना देके आपने आडवाणी जी को हटा दिया, पता नहीं मुरली मनोहर जोशी जी को हटा दिया, इतने सारे लोगों को आपने हटा दिया, आप क्यों कुर्सी नहीं छोड़ते हो? केजरीवाल ने तो 2 मिनट पे छोड़ दी कुर्सी। 2 मिनट लगे थे, 2 मिनट लगे थे, जेल से 117 दिन नहीं लगे, जेल से छूटने। देखो, जेल में हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, हरियाणा के लाल हैं, खून है हरियाणा, कैसे डरते नहीं है। जेल में डालोगे, दबाओगे, धमकी दोगे, गुंडागर्दी करोगे तो लड़ेंगे डट के तुमसे। संदीप जी, लेकिन जनता की अदालत में भी लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग गए थे और अरविंद केजरीवाल को जब उस समय जमानत मिली थी प्रचार के लिए, तो दिल्ली में हर जगह जाकर वो इस बात को गिनाते थे कि आप मुझे अगर वोट देंगे तो दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने नकार दिया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को हटा दिया, पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो जनता की अदालत का ये फैसला था, वहां पर तो अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। देखिए, लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे नहीं लड़ा गया था, लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था देश के संविधान के ऊपर, और उसका नतीजा आपने देखा। जिस तरीके से चारों तरफ कहते थे कि 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, ये 200 मुश्किल से पार किए इन्होंने, तो वो नतीजा था। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। इस पे आप रेफरेंडम पे जाएगा, और हम, ये देश की पहली पार्टी है, मैं तो कहूंगा दुनिया की पहली पार्टी, जो ये कह रही कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, और अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स भी फॉलो करता हूं, पूरी दुनिया में भी, देश में भी ऐसा एक भी नेता, एक भी पार्टी आकर ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तभी वोट देना, मैं मान जाऊंगा आपको। ये बात तो हर जगह वो तमाम राज्यों में गए, उत्तर प्रदेश में भी गिना रहे थे, लेकिन वहां पर भी आप लोगों की जमानत जब्त हो गई, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन एक बार फिर से मैं हरियाणा पे आ जाती हूँ। आपका जब
कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, सिर्फ कुरुक्षेत्र आप लोगों को मिला, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बढ़त हासिल कर ली थी। इस बार की स्थिति हरियाणा की आपके लिए क्या रहने वाली है? क्या आपका सारा फोकस उन्हीं सीटों पर है कि भाई कुछ तो खाता खुले, ऐसा ना हो जाए कि 0-0 जैसा कि पिछले हरियाणा में तो पिछले 3 चुनाव में आपका खाता भी नहीं खुला है। जैसे मैंने पहले आपको बताया और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहली बार हम पूरी ताकत से पूरी सीटों पर संजीदगी से चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुरुक्षेत्र पे हमने चुनाव लड़ा। कुरुक्षेत्र में काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ वहाँ पर और थोड़े से वोटों से रह गए। हम लगभग 4 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उस पर जीत भी। जो पार्टी, हमारा सिंबल भी हरियाणा में नहीं गया था गांव-गांव में, फर्स्ट टाइम लोगों ने हमारा सिंबल देखा था। वो चुनाव का चिन्ह जनता को नहीं पता था। आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ते हो, आपके चिन्ह, चुनाव चिन्ह के बारे में जनता को नहीं पता है और सीधे सीधे आप 4 सीटों पर जीतते हो, तो वो नतीजे उतने बुरे नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं हमें जीतना चाहिए था। अगर और जीत गए होते तो मैं ज्यादा खुश होता, बड़ी स्वाभाविक सी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, नतीजे क्या होंगे इसका अंदाजा आप जमीन पर जाकर लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अपनी टीम लेकर आप जाइए, 10 आदमी से आप पूछिए कि क्या होने वाला है। पहला जवाब यही आएगा कि इस बार बदलाव होगा। जिस तरीके से गवर्नेंस का बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपके पास शायद समय नहीं है, अगर आप समय देते तो मैं आपको एक सेक्टर पे बता सकता हूं कि क्या बेड़ा गर्क किया है। आप सीएजी की रिपोर्ट उठा लो, अगर हमारी नहीं मानते हो तो वो सीएजी की रिपोर्ट भी छोड़ दो, कहीं किसी भी स्कूल पे चले जाओ, किसी भी अस्पताल पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, किसानों से बात कर लो, बेरोजगारी की समस्या, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो जनता एक ही आवाज में कह रही कि यार इनको तो बदलना है, ये तय है, अभी किसको लाना है वो देख लेते हैं। अभी इतना बड़ा इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया था लोकसभा में, उसके बावजूद टोटल विपक्षी दलों को अगर हम जोड़ लें तो भी वो बीजेपी के आसपास आकर खड़ी नहीं हो पाती है। 240 से ज्यादा इन लोगों को सीटें आती हैं और इंडिया गठबंधन ने जगह जगह प्रचार किया, संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, महंगाई, रोजगार, तमाम मुद्दों को लेकर, तो भी बीजेपी को सत्ता से आप लोग नहीं हटा पाए। तो हरियाणा में आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहां पर बदलाव हो जाएगा? आप धीरे धीरे देखते जाइए, हरियाणा का चुनाव है, बीजेपी गायब है। महाराष्ट्र का चुनाव है, बीजेपी गायब है। झारखंड का चुनाव है, बीजेपी गायब है। ये आप दिल्ली का चुनाव है, बीजेपी गायब है। बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और वो डाउनफॉल किसी के कहने से शुरू नहीं होता, अपने कर्मों के कारण शुरू होता है। मुझे लगता है कि पूरे दशकों में जितना बहुमत प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला होगा इस देश में, पहले भी इतिहास भी ले लो, आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल है कि किसी को इतना बहुमत मिलेगा। अब प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि इतना बहुमत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या क्या मूलभूत परिवर्तन किए हैं। इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी वो खो दिए। कुल मिला के उन्होंने किया क्या? संस्थाओं का दुरुपयोग किया। जो संस्थाएं, देखो देश संस्थाओं से चलती है, पॉलिटिकल पार्टी आते जाते रहते हैं, आज ये है, कल वो है, परसों वो है। अगर संस्थाएं जैसे मीडिया है, अगर आप मीडिया को इंडिपेंडेंट और वाइब्रेंट नहीं रखोगे, देश नहीं चल सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अगर उसको आप इंडिपेंडेंट नहीं रखोगे तो देश नहीं चल सकता है। तो संस्थाएं देश चलाती है। तो मोदी जी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि संस्थाओं का उन्होंने नाश कर दिया है। किसानों के साथ, उनके साथ जो काले कानून लाकर कोशिश की है वो अन्याय कर, अब उसको भी छोड़ो, हमारे देश के जवानों को पूरी दुनिया में जाना जाता था बहुत डिसिप्लिन्ड है करके, जिस तरीके से अग्निवीर लाकर उनके साथ अन्याय करने का। भाई अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो देश से पूछो ना, बहुत सारे लोग हैं आइडिया दे देंगे। आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप पूछो, समझो, पढ़ो। क्या है अग्निवीर को लेकर आइडिया आम आदमी पार्टी का? आप मुझे ये बताओ, एडहॉक में क्या आप देश के लिए लोगों को तैयार कर सकते हो? आप इतने दिन उनको ट्रेनिंग देते हो, 3-4 साल ट्रेनिंग देके उसके बाद उनको रिटायर कर दोगे। जब आप देश के लिए तैयार करते हो ना, तो सबसे पहली चीज होती है आत्मविश्वास। आप उनको कह रहे हो जाओ देश के सामने बॉर्डर पे शहीदी दे दो, शहीदी वो दे भी दिया, चले भी गए, देश के लिए कुर्बान भी हो गए। उनके ना परिवार को कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ना उनको शहीद की। पंजाब में मैं बताऊं, अग्निवीर शहीद होकर आए, उनके घर परिवार के पास मान साहब मिलने गए, उनको एक शहीद का जो लास्ट राइट होता है वो भी नहीं मिल रहा था। हमने फिर अपने स्टेट पुलिस से वो करवाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मत छेड़ो, उसको मत खराब करो, क्योंकि उसको दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे।